हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर मैं 1 से लेके 5 अक्टूबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो बहुत दिन से आपकी करंट अफेयर्स वाली क्लास नहीं आ पा रही थी, तो मैं आज 1 से लेके 5 अक्टूबर तक की क्लास का रिवीजन आज करवा देती हूँ और कल आपकी सितंबर माह की क्लास का रिवीजन करवा दूंगी। तो आप टेंशन मत लेना, मेरे ही ज़्यादा टेंशन है क्योंकि मेरे को लिखना भी है और आपके पास में फिर रिकॉर्ड करके क्लास भेजनी भी है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शास्त्रीय भाषा का दर्जा हाल ही में किसे मिला है? तो 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा मिला है, 5 भाषाओं को। तो असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी को। तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की शुरुआत 2004 में की गई थी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। तमिल को 2004 में दिया गया था, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में दिया गया था। और 2024 के अंदर ही 5 नई भाषाओं को दर्जा दिया गया है। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा, असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी को। और कब दी गई है? तो 3 अक्टूबर 2024 को ही कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। तो वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा कृषोन्नति योजना के लिए कितना बजट जारी किया गया है? तो 1 लाख करोड़ रुपए। तो जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसका उद्देश्य है सतत कृषि करना, अर्थात पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही कृषि करना। और इसके लिए 57,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और कृषोन्नति योजना के लिए ही 54,000 करोड़ रुपए है, इसका प्रावधान रखा गया है। और इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ पे आयोजित होगा? तो चेन्नई में। तो चेन्नई के मरीना बीच के अंदर होगा और थीम है वायुसेना सक्षम, सतत और आत्मनिर्भर। और पिछली बार इसका आयोजन है वो प्रयागराज के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुई है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस, फ्रांस के अंदर है। नेक्स्ट है विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 4 अक्टूबर को। और इस बार की थीम है दुनिया उनका भी घर है। मैंने ये शॉर्ट में ही आज लिखे हैं क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ी सी 1 से 5 अक्टूबर तक की क्लास लिखना था, तो इतना एक साथ मेरे से लिखा नहीं जा रहा था, तो मैंने आज शॉर्ट में लिखा है। कल से जो सेट करवाएंगे, जो सब कुछ शामिल होंगे इसमें, लल्लन टॉप क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बना है? तो वेल्स को। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। पर्यावरण एवं वन्य जीव पर ही 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण है कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में। और थीम है वेटलैंड फॉर लाइफ। तो वेटलैंड फॉर लाइफ ये इस बार की थीम है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ही गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये रांची, झारखंड के अंदर किया है। जलवायु परिवर्तन के कारण ही यूरोप के कौन से देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः निर्धारण करेंगे? तो इटली और स्विट्जरलैंड। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण ही किस देश के स्पीडर परवीन जयविक्रमा पर ही ICC ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो श्रीलंका के खिलाड़ी है। फिक्सिंग के कारण इनको बैन कर दिया गया है। तो ICC के नए हेड होंगे विजय शाह और हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर। 4 अक्टूबर की क्लास का रिवीजन देखते हैं। मैंने उल्टी चल रही हूँ, पहले 5 का करवा दिया है, 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया है? तो इटली के द्वारा। तो G7 है गर्लफ्रेंड को जूस, अर्थात जर्मनी, फ्रांस, USA, जापान, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, ये देश शामिल है। G8 था पहले, लेकिन 2014 से रूस को बाहर कर दिया गया है, तो इस वजह से अब G7 ही बन गया है। तो इजराइल, लेबनान, ईरान संघर्ष के समाधान के लिए ही बैठक को बुलाई गई है। और इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। और 2024 का होस्ट G7 को इटली ही था और एक क्रम के हिसाब से 50वें नंबर का है। इटली की राजधानी रोम है, जो कि टाइबर नदी के किनारे है। और यूनेस्को के अंदर सर्वाधिक विश्व धरोहर है वो इटली की ही है। इटली के अंदर ज्वालामुखी, एटना और वेसुवियस है। और 2026 के अंदर शीतकालीन ओलंपिक्स है, इनका आयोजन भी इटली के अंदर किया जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस को किसने अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इजराइल के द्वारा।
तो यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए ही इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर ही मैनहट्टन द्वीप पर। 6 अंग है और महासचिव हैं, पहले थे इसके ट्रिगवेली जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, वर्तमान में है एंटोनियो गुटारेस जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो 6 अंग है यूएनएस, इसमें 15 सदस्य हैं जिसमें 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। और यूएनजीए इसके 79 में 70 है, इसके हेड है फिलेमोन यंग, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इजराइल की संसद निसेट है, खुफिया एजेंसी मोसाद है और यहूदी धर्म के द्वारा यहाँ पर हनुक्का फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन हुआ है तो यूएई के अंदर। उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण व सतत विकास, इसका लक्ष्य है। और इसमें 4P को रखा गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और ये मतलब 4P की संकल्पना है वो दी गई है, इनको भी याद रख लीजिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य की जनजाति के पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर की किस्मों को जीआई टैग मिला है? तो असम को। तो असम के 8 उत्पादों का हाल ही में जीआई टैग मिला है। और पहला जीआई टैग है दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। बोडो जनजाति की जो असम के अंदर ही है, यहाँ पर 8 जीआई टैग मिला है और 8वीं अनुसूची के अंदर ही भाषाओं से संबंधित उल्लेख है। और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर ही बापू टावर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो पटना बिहार में। और वर्तमान में सीएम कौन है बिहार के? तो नीतीश कुमार है। और 2 अक्टूबर 2024 को ही महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती पर 129 करोड़ रुपए के अंदर ही ये टावर है, ये बन के तैयार हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पीएम नरेंद्र मोदी ने धरती बाबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो झारखंड के हजीराबाग में। और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है और 5 करोड़ के अंदर ही जनजातीय व्यक्तियों तथा 63,000 ग्राम है उनको ही लाभ होगा इससे। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ पे विकसित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मोनाश यूनिवर्सिटी के द्वारा। और एक छोटा कैमरा है जो कि मस्तिष्क तक संकेत हो पहुंचा सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, 8200 साल का दुनिया के सबसे पुराना आईलाइनर कहाँ पे खोजा गया है? तो तुर्की देश के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और डॉक्टर नागेश कुमार को। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति है ये उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर ही बनाई गई है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 तो आरबीआई की तरफ से, 3 सरकार की तरफ से होते हैं। और इसके हेड हैं वो आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, रिंग ऑफ फायर की घटना का संबंध किससे है? तो शनि ग्रह से है। 3 अक्टूबर की क्लास देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ही सुधार का आह्वान करने वाला G4 संगठन का संबंध किससे है? तो भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान से है। तो यूएनएससी की सुरक्षा के लिए स्थायी सदस्य 5 है और 4 अस्थायी सदस्यों के लिए भी, मतलब 4 अस्थायी सदस्य हैं जो कि अभी ये मतलब स्थायी सदस्य बनने के लिए ही यूएनओ के अंदर गुहार लगा रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जापान और कोरिया के बाद ही यूएसए के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क के अंदर शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है? तो भारत है। तो MSFN मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क लीड यूएसए करेगा। 14 देश तथा यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। अब 3 एशियाई देश है वो इसमें शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो मैक्सिको की। इनकी पार्टी का नाम है मोरेना पार्टी। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, एडीबी ने वर्ष 2024-25 के अंदर ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान लगा है? तो 7% का। तो एडीबी, IMF और विश्व बैंक इन्होंने भारत के 2024-25 के अंदर जीडीपी का अनुमान वो 7% ही लगाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। अब अगर लू या आपदा से किसी को भी जन धन की हानि होगी तो उनको वित्तीय सहायता वो दी जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो केरल के कन्नूर के अंदर। केरल के सीएम कौन है? तो पिनराई विजयन है और सहायता इसरो के द्वारा दी जाएगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वो बढ़ रही है? तो अरुणा नदी के कारण। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 की खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर।
होस्ट भूटान था, 7 देश इसमें भाग ले रहे हैं और प्लेयर ऑफ द सीरीज है मोहम्मद कैफ थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार किसे मिला है? तो राजश्री बिड़ला को। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, नववर्ष रोश असनाहा का संबंध किससे है? तो यहूदी समुदाय से है और हिब्रू भाषा का ये वर्ष का मुखिया, मतलब हिब्रू भाषा में वर्ष का मुखिया कहते हैं। हनुक्का और सुकोत फेस्टिवल का आयोजन भी इजराइल के अंदर ही किया जाता है यहूदी धर्म के। 2 अक्टूबर की क्लास देखते हैं। अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र कौन सा है? तो ब्रिटेन है। नेक्स्ट है 2024 हुरन इंडिया अंडर 35 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो अंकुश सचदेता को और महिला के अंदर है इशिता अंबानी। नेक्स्ट है नाटो वर्ष 2025 के अंदर ही अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ पे स्थापित करेगा? तो फिनलैंड के अंदर। और नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो स्वीडन बना है। 31वां देश था फिनलैंड। नेक्स्ट है भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कारगिल 2024 कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो उत्तराखंड के ओली के अंदर। आगे देखते हैं भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही क्रूज भारत मिशन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मुंबई में। नेक्स्ट है 594 पारियों में सबसे तेज 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है विराट कोहली। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती दोनों की मनाई जाती है। आगे एक क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिरीक्षक पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो आरती सरीन है। आगे है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हर घर दुर्ग अभियान कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो महाराष्ट्र में। आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो मुंबई के अंदर। 1 अक्टूबर की क्लास का रिवीजन देख लेते हैं। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेसएक्स के साथ में। और कहाँ से लॉन्च किया है? तो फ्लोरिडा USA से। नेक्स्ट है मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल का संबंध किससे है? तो कैंसर से है। PM मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र में। और DMIC का ही भाग है, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसी का ही भाग है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा करने वाली पहली बड़ी कंपनी कौन सी है? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो तमिलनाडु के। पहले इनके पापा जी थे स्टालिन साहब, अब इनके बेटे को बना दिया गया है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024 23 सितंबर को मनाया गया है। 2024 के ही शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अलेक्जेंडर डन को। आगे है भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। हराया किसको है? तो मलेशिया को। आगे है दर्शनीय शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 18वीं जो लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। ये कुमार गोरे सर के द्वारा क्लास करवाई गई है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। लोकसभा, तो लोकसभा का उल्लेख है इस संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 के अंदर है और ये निम्न सदन है। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई है और इसके पहले स्पीकर है गणेश वासुदेव मावलकर। और जो 17वीं लोकसभा है ये भंग हो गई है और इसको भंग करने वाले कौन है? तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भंग करते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 85 के तहत। वर्तमान के अंदर लोकसभा के अंदर 552 सीट है, 552 सीट थी लेकिन वर्तमान में 543 सीट है। जो 2 एंग्लो इंडियंस हैं इनकी सीटों को समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत ही। कार्यकाल 25 वर्ष का है और आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए ही इनका कार्यकाल है वो बढ़ा सकते हैं। इनको भी याद रख लीजिएगा। टोटल 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ है जिसमें 1 सीट है वो निर्विरोध ही जीते गए हैं, जिसमें सूरत के जो मुकेश दलाल है वो निर्विरोध जीते हैं। और 542 सीट पर जो बहुमत है वो टोटल 272 है। तो अगर 272 जिस भी पार्टी को मिले हैं वो बहुमत की सरकार बन जाएगी। चुनाव तिथि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक है और ये 7 चरणों के अंदर चुनाव हुए हैं। 44 दिन तक ये चले हैं। मतगणना 4 जून 2024 को ही है। 18वीं लोकसभा सरकार बनेगी तो ये लोकसभा के मतलब कब शपथ लेंगे प्रधानमंत्री? तो 9 जून 2024 को। पिछली बार 2019 के अंदर ही 23 मई को नतीजे आए थे और 30 मई को शपथ ली थी। शपथ का उल्लेख है ये अनुसूची नंबर 3 में है और प्रधानमंत्री होगा तो इसका उल्लेख है ये अनुच्छेद नंबर 74(1) के अंदर है।
कुल मतदाता कितने हैं भारत के अंदर, तो 96.8 करोड़ है, जिसमें पुरुष मतदाता है 49.7 करोड़ और महिला मतदाता है 47.1 करोड़। पिछली बार से 7.2 करोड़ है वो नए मतदाता है इस बार जुड़े हैं। मतदान में भागीदारी तो 64.2 करोड़ है, यही लोग मतदान के अंदर भाग लिए हैं, जो कि विश्व रिकॉर्ड बना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी है 31.2 करोड़ की। प्रतिशत में तो इस बार 65.79% ही मतदान है वो हुआ है, जो कि पिछली बार से कम है। कम होने का कारण है भीषण गर्मी। मैक्सिमम वोट है ये लक्षद्वीप के अंदर पड़े हैं 84%, सेकेंड स्थान पर है असम। और मिनिमम वोट है ये बिहार के अंदर पड़े हैं 56%, उत्तर प्रदेश में 57% बने हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो इनमें मिनिमम है वो बिहार के अंदर सबसे कम वोटिंग हुई है और सबसे ज़्यादा हुई है लक्षद्वीप के अंदर। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। राजस्थान के अंदर टोटल वोटिंग है ये 61.5% हुई है और 65.79% इसमें महिला है, 65.80% सॉरी मेल है 65.80 और फीमेल है 65.78। तो ये फीमेल की वोटिंग है और मेल की है 65.80। NDA तो मतलब 2 है, NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो इसमें BJP है वो NDA की है और कांग्रेस है ये इंडिया की। तो इसमें ये जो NDA है इसमें 41 पार्टी है, जिसमें BJP को इस बार 240 सीट मिली है और TDP को 16 और JDU को 12 मिली है। इंडिया में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, तो इसमें मेन पार्टी हो कांग्रेस है और इस बार कांग्रेस को 99 सीट मिली है। सर्वाधिक सीट BJP को, सेकंड पे कांग्रेस है, थर्ड पे है समाजवादी और फोर्थ पे तृणमूल कांग्रेस है और फिफ्थ पे है DMK। महत्वपूर्ण सीटें देखते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी है वो हारी है और किशोरी लाल है वो जीते हैं कांग्रेस के। मंडी से कंगना रनौत है वो जीती है और भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ ये तांसी गोग ये मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। वाराणसी से मोदी जी जीते हैं 1.5 लाख वोटों से। गांधीनगर से अमित शाह जीते हैं। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, रायबरेली और वायनाड से राहुल गांधी जीते हैं। अयोध्या से अवधेश जीते हैं। बहरामपुर पश्चिम बंगाल से यूसुफ पठान जीते हैं। नगीना उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर रावण जीते हैं। मेरठ से अरुण गोविल हैं ये जीते हैं। मैनपुरी से डिम्पल यादव, चूरू से राहुल कस्बा जीते हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह, विदिशा से शिवराज सिंह, गुना से ज्योति आदित्य सिंधिया जीते हैं। इंदौर से शंकर लालवानी, तो शंकर लालवानी है ये सर्वाधिक वोटों से जीते हैं 11.75 करोड़, जो 75 लाख वोटों से हैं वो शंकर लालवानी जीते हैं। और यहाँ पर नोटा है इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज्यादा नोटा है यहाँ पर प्रयोग किया गया था 2.18 लाख का, तो इतने वोट हैं ये नोटा को पड़े थे। चिकोड़ी कर्नाटक से प्रियंका जारगी होली जीती हैं और ये सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला है। इनकी उम्र है मतलब आदिवासी महिला है और सबसे कम उम्र की है ये। आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र और हारे हैं अनिल चोपड़ा। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से पुष्पेंद्र सरोज जीती हैं और सबसे युवा MP है, इनकी उम्र है 25 वर्ष। भरतपुर से संजना जाटव जीती है जो कि 26 वर्ष की है। सबसे कम अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है, तो रविंद्र दत्ताराम है और ये महाराष्ट्र से जीते हैं। तो महाराष्ट्र मुंबई से ये सबसे कम वोटों से जीते हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।